everyone, welcome to SKU Digital Classes. My name is वर्षा बड़ौलिया, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग। जो आज का हमारा सब्जेक्ट वह है साइकेट्रिक नर्सिंग। इसके अंतर्गत हम मूड डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ICD-10 10 क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, डेफिनेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, इटियोलॉजी, कॉमन सिम्टम, क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। साइकी मीन्स साउल, इलेक्ट्रिक मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विथ मॉर्बिड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ का मॉर्बिड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें हम डील करते हैं, और ह्यूमन लाइफ का इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर है जो उसको हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड। किसी भी रीजन की वजह से मूड में डिस्टर्बेंस आना या इमोशनल नेचर में डिस्टर्बेंस आना। अ फुल partial manic of depressive syndrome which is not due to any other physical mental disorder। जो पर्सन होगा या तो बहुत ज़्यादा शांत होगा या बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी उसमें, या तो बहुत ज़्यादा बात करता होगा, और विच इज़ नॉट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मूड डिसऑर्डर हो रहा है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से मूड डिसऑर्डर होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। तो F30 to 39 मूड डिसऑर्डर, F30 मैनिक एपिसोड जिसे हम मैनिया भी बोलते हैं, F31 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, F32 डिप्रेसिव एपिसोड, F33 रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, F34 persistent mood disorder, F38 other mood disorder and F39 unspecified mood disorder। नेक्स्ट है मूड डिसऑर्डर मेनिया। तो इट इज अ साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशन इन विच क्लाइंट मैनिफेस्ट अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली elevated mood energy, hyperactivity, unusual thought process with flight of ideas and accretion or in speech process। जो मैनिक डिसऑर्डर, तो जो मैनिक एपिसोड का पेशेंट रहेगा वो ब्रेन में कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जाती हैं जिस वजह से मैनिक डिसऑर्डर होता है। तो इट इज अ साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशन। यह एक मेडिकल कंडीशन है इन विच क्लाइंट मैनिफेस्ट आ क्लिनिकल सिंड्रोम। जो पेशेंट होगा वह क्लिनिकल सिंड्रोम को मैनिफेस्ट करेगा। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली एलिवेटेड मूड एनर्जी, या जो पेशेंट होगा उसका मूड या तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा या हाइपर एक्टिविटी होगी उसमें, और अनयूजुअल थॉट प्रोसेस, और साथ में उसके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आना, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप कर जाना। नेक्स्ट हम इंसिडेंस। तो जो मैनिक डिसऑर्डर है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। 0.6 to 1% एडल्ट जो मैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट होंगे, ज़्यादातर डाइवोर्स या मैरिड लोगों में यह मैनिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। हेरिडिटरी, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ड्रग इंड्यूस। हेरिडिटरी, जो फैमिली में या किसी को पहले से जो मैनिक डिसऑर्डर था उसे होने के चांसेस रहेंगे। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, जो हमारी फैमिली में वायोलेंस हो रहा है या घर पे मदर फादर के बीच में लड़ाई हो रही है तो उससे जो बच्चे होंगे उस पर उसके माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होंगे जिससे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ड्रग इंड्यूज। नेक्स्ट साइन ऑफ मैनिक एपिसोड।
जैसे कि लेस स्लीप, ब्रेन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा जिससे अपन को नींद नहीं आएगी। रिस्की बिहेवियर, बहुत ज़्यादा जो अपना बिहेवियर होगा उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रहेंगे। इरिटेबिलिटी, रैपिड स्पीच, बहुत ज़्यादा जल्दी फास्टली बोलना, क्लियर सेंटेंस नहीं बोल पाना। जो पेशेंट होगा जो बात कर रहा है उसे पता नहीं रहेगा कि हम कहाँ से वो शुरू कर रहा है सेंटेंस और कहाँ से एंडिंग हो रही है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो लिथियम है उसे 900 to 2100 mg पर डे देंगे उसे। कार्बामेजापाइन 600 to 1800 mg पर डे देंगे उसे। सोडियम वालपोरेट देंगे एंड अदर ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। नेक्स्ट है अपना थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे अपन उसे, फैमिली थेरेपी देंगे और बिहेवियरल थेरेपी देंगे। जिससे जो फैमिली थेरेपी है जिससे क्या होगा, अपना जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट है अपना नर्सिंग असेसमेंट। असेस द सीवियरिटी ऑफ पेशेंट, जो सीवियर पेशेंट होगा उसे अपन असेस करेंगे। असेस द कॉजेज, जो उसके कारण हैं उसको असेस करेंगे। असेस द इफेक्ट ऑफ पेशेंट बिहेवियर ऑन अदर पीपल, और जो पेशेंट का अदर लोगों के लेके बिहेवियर है उसको असेस करते हैं। असेस ऑफ मूड चेंजेस, थिंकिंग, स्पीच प्रॉब्लम्स, एक्टिविटी, स्लीप, एक्सेट्रा। तो जो पेशेंट का मूड चेंजेस हो रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, स्पीच प्रॉब्लम्स, जो बात करने का तरीका उसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप आदि को हम असेस करेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना असेस पास्ट और प्रेजेंट कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, जो उसकी पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है उसको अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट है अपना नर्सिंग डायग्नोसिस। हाई रिस्क फॉर वायलेंस रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, डिल्यूशनल थिंकिंग एंड हेलुसिनेशन। जो मैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट रहेगा उससे अपन को एक तरह का खतरा रहेगा, जैसे कि हाई रिस्क रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा वो पेशेंट, थिंकिंग एंड हेलुसिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एल्टर्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इरिटेबिलिटी ऑफ सिट स्टिल लॉन्ग इनफ टू ईट एज एविडेंस्ड बाय वेट लॉस। जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, उसे ज़्यादा खाना खाने से वेट लॉस होने का भय रहेगा। सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू अनमेट डिपेंडेंसी नीड एंड एक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना और क्या सही है क्या नहीं है उसमें अपनी सही राय नहीं दे पाना। नेक्स्ट है अपना नर्सिंग इंटरवेंशन। आ प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड आ सेफ एनवायरनमेंट। जो मैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट रहेगा उसको अपन सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट विथ मैनिया हैव शॉर्ट अटेंशन, सो द नर्स यूज सिंपल एंड क्लियर सेंटेंस। और जो पेशेंट रहेगा उसे अपन अटेंशन देंगे एंड सो द नर्स यूज सिंपल क्लियर सेंटेंस। और जो पेशेंट रहेगा उसे अपन क्लियर वर्ड यूज करेंगे, जो क्लियर तरीके से बोल पाए। एंड नर्सिंग एवेल्युएशन, क्लाइंट इज एबल टू डिफरेंशिएट टू बिटवीन रियलिटी एंड अनरियलिस्टिक। जो पेशेंट होगा वह बहुत ज़्यादा, जो पेशेंट होगा वो क्या सही है क्या गलत है उसमें अपनी राय नहीं दे पाना। क्लाइंट हैज गेन्ड और मेंटेन्ड वेट ड्यूरिंग हॉस्पिटल। जो क्लाइंट का वेट है वो गेंड हुआ है या नहीं हुआ है, वेट जो उसका मेंटेनेंस हुआ है नहीं, हॉस्पिटल के दौरान उसे अपन देखेंगे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ वायलेंट बिहेवियर टू सेल्फ एंड अदर। जो नो एविडेंस, जो क्लाइंट का बिहेवियर है उसमें अपन को ये सेल्फ एंड अदर लोगों के प्रति देखने को नहीं मिलेगा वायलेंस। ओके, थैंक यू।